नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी वाका में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल का 16 सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 10 सेट का सॉल्यूशन जीके जीएस और मैथ का सॉल्यूशन करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने सेट नंबर 11 का जीके जीएस का भी सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग आज देखेंगे सेट नंबर 11 का मैथ का सॉल्यूशन। किसका देखेंगे? मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्जाम डेट आ गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए देखते हैं सेट नंबर 11 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। मैथ का पहला प्रश्न है कि लुइस दौड़ का पहला हिस्सा 420 मीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा हिस्सा 630 मीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सों की औसत गति मील प्रति घंटा की मतलब ज्ञात कीजिए। यानी औसत गति इसका क्या होगा? यानी पहला दिया इतना, दिया दूसरा दिया इतना, तो इसका एक फार्मूला आता है। क्या होता है फार्मूला? 2 गुना पहला गति और गुना दूसरा गति बटे दोनों गतियों का योग। यहाँ से इसे निकालिएगा तो 2 हो जाएगा गुना 420 गुना 630, और उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए 0 5 6 4 10, 10 तो 50 आ गया। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया ये। अब देखिए इसको कटाइएगा, यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, फिर ये कट जाएगा 5 से 8 बार में, 5 से फिर 4 बार में, फिर अकेले से देखिए 3 बार में कट गया। तो कितना आ गया? 2 गुना 84 गुना 3, तो ये 3 गुना 6 हो गया, 6 गुना 84, ऐसे गुना किया 6 24 का 4, 2 रह गया 848 2 50, यानी 504 किलोमीटर प्रति घंटा जो इसकी औसत गति आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक बक्से में रखे 125 साबुन में से 5 का उपयोग किया जा चुका है, तो बक्से में बचे साबुनों का प्रतिशतता क्या है? यानी 125 टोटल साबुन है, जिसमें से 5 का उपयोग कर लिया गया, तो कितना प्रतिशत साबुन बचा है? तो 125 में से 5 का उपयोग किया तो कितना बचा? 120 साबुन बचा। तो टोटल में निकाला प्रतिशत में, तो टोटल 125 है, प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको कटाइएगा तो 5 से 5 दूना 10, फिर 5 से 5 फिर 5 से इसको 10 15 इतना आ गया, ये 25 चौक 100 और 24 चौक कितना आ गया? 96, 24 चौक 96% जो साबुन है उसमें अभी बचा जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 21 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करें। ये ट्रेन की लंबाई याद करना है। ट्रेन की चाल कितनी दी? रेलगाड़ी की चाल कितनी? 21 मीटर प्रति सेकंड, और सिग्नल को पार करने में कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड का। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल भी दिया गया और हमारा समय भी दिया गया, तो दोनों गुना कर देंगे तो ट्रेन की क्या लीजिए, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो 21 गुना 12, अब गुना कीजिएगा तो 12 कम 12 का 2, 1 रह गया, 12 24 1 25, यानी 252 मीटर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी को 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं। यदि रेलगाड़ी को पुल पार करने में 64 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। इसमें जो दिया गया कि सिग्नल को जो पार करने में लग रहा है 21 सेकंड का समय लग रहा है, कितना लग रहा है? 21 सेकंड का समय, और पुल को पार करने में 64 सेकंड का समय लग रहा है, तो ट्रेन की जो लंबाई ज्ञात करनी है। जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती ही है, और प्लस जो है सुरंग या पुल जो होगा उसके बराबर भी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ से मानते हैं ट्रेन की चाल, क्या मानते हैं? ट्रेन की चाल x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड, और जो किसी सिग्नल को पार करी तो अपने बराबर दूरी तय करी, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था? चाल गुना समय। तो चाल ट्रेन की ये समय इतना है, तो दूरी निकल जाएगी, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल है x और दूरी है समय 21, यानी 21 x हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई हो गई, ये पुल की लंबाई हो गई। यहाँ से इससे मतलब से हम लोग यहाँ से भी चाल निकाल लेते हैं।
यानी 21 x हो गया दूरी फिर, और पुल की दूरी कितनी है 473। इसको जब हम लोग समय से भाग देंगे, समय कितना लगा 64 सेकंड, तो क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ये टोटल दूरी बटा टोटल समय बराबर 4 आ गया। इसको 10 गुना किया तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 21x प्लस 21x हो गया ये 473 बराबर 64x। इसको जब उस पार ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 473 बराबर, इसको इसमें माइनस है, इसमें कर दीजिए माइनस, तो 3 हो गया, ये 6 में से 2 गया 4, 43x हो गया। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, यहाँ से x का मान निकालेगा, x का मान हो जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11, भाग देके देख लीजिएगा आप लोग। तो x का मान कितना आ गया 11। हम लोग को क्या बोल रहा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई यहाँ कितनी है 21x, यानी 21 गुना 11, ये क्या आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। इसको जब गुना कीजिएगा तो 1 फिर 2 1 3 231 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि x का मान बताया, यानी इसमें से x का क्या मान होगा इसमें बताना। देखिए रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 164x, 164 माइनस x बचेगा ये 213 प्लस रूट 144, 144 का वर्गमूल है, ये 12 का वर्गमूल है, तो हो जाएगा 164 माइनस x बराबर 213 प्लस 12 हो जाएगा। जिसको जब जोड़ दीजिएगा तो 5 2 225 आ जाएगा, और x इसको कर देंगे इधर, इसको इधर कर देगा तो आ जाएगा माइनस में, इसको इधर कर दीजिए, इस 225 को इस पास कर दीजिए और x को इस पार कर दीजिए, तो x प्लस में आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 164 माइनस 225 बराबर आ जाएगा x। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, और देखिए यहाँ से 1 बचा लिया, 12 में से 4 6 गया 6, यानी 61 आ गया, और ये बड़ा इसके आगे माइनस करते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, यानी x का मान कितना गया -61, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लॉस और मोस क्रमशः 44 और 11, तो उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला आता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए कोई संख्या x और दूसरी संख्या y है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुना मोस, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया गया 44 दिया गया और 11 दिया गया। एक संख्या कितनी दी गई 11, दूसरी संख्या निकालना हमको, तो एक संख्या दिया गया 11 और दूसरी संख्या मान तो y है, और दोनों का गुणनफल 44 गुना 11। यहाँ देखिए 11 से 11 ये खत्म हो गया था, y बराबर कितना आ गया y बराबर 44 आ गया, यानी दूसरी संख्या जो होगी वह 44 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 187 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी 187 में अगर हम लोग बेचेंगे तो 15% की क्या होगी हानि होगी, यानी कोई सामान अगर 100 में अगर हम खरीदे हैं उसको 15 में कम बेच रहे हैं, यानी 85 में बेच रहे हैं, यहाँ प्रतिशत में, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। तो 187 को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितने, यानी 15% कम, यानी 85% में बेच रहे हैं, और हम लोग को निकालना कितना क्रय मूल्य, यानी 100% का मान निकालना। ये कितना दिया 85% का ये मान दिया गया, हमको निकालना कितना 100% का मान, तो 100 से गुना, तो ये 5 से 17 बार में, ये 5 से यहाँ 20 बार में, ये 17 से देखिए 11 बार में कट रहा है, 11 बार में। तो फिर देखिए इसको गुना करें 11 गुना 20, यानी आ जाएगा 220, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 220, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का योग 147 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी अनुपातिक के रूप में आयु इतना दिया है, योग दोनों का कितना दिया गया इतना, तो हम लोग अनुपातिक के रूप में इसका पहले योग निकालते हैं, तो अनुपातिक के रूप में इसका योग कितना देगा अनुपातिक 7, और इसके बराबर कितना दिया 147, तो हम लोग अनुपातिक एक का मान निकाल लेते हैं पहले, तो 147/7, ये 7 गुना 14, फिर 1 कम 7 यानी 21 आएगा। अनुपातिक एक का मान कितना गया 21। आप उस लाइन के बीच का अंतर यानी आयु का अंतर निकालना था, आयु का अंतर अनुपातिक के रूप में निकाल लीजिए, तो आयु का अंतर अनुपातिक के रूप में कितना है 3 है, कितना है 3, कितना अनुपातिक के रूप में अंतर 3 है, कितना 3, तो हम लोग अनुपातिक 3 का मान निकालते हैं, तो अनुपातिक 3 गुना अनुपातिक यहाँ 21 कर देंगे, गुना 21 कितना आ गया 21 गुना 21 या 63 आ गया, यानी उनके बीच के आयु का अंतर कितना 63 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 364 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात कीजिए।
यानी इसका जो भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया और परिमाप, तो चतुर्भुजाकार का जो परिमाप जो होता है क्या, चतुर्भुज का परिमाप, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग होता है। तो हम लोग अनुपाती के रूप में इसका यहाँ पे परिमाप निकाल लेते हैं। तो अनुपाती के रूप में कितना, 3 2 5 5 4 9 5 14 गया, यानी अनुपाती के रूप में इसका परिमाप कितना आ गया, 14। लेकिन यहाँ दिया कितना गया, 364 सेंटीमीटर, अनुपातिक 14 का मान दिया 364 सेंटीमीटर। हम लोग अनुपातिक 1 का मान निकालते हैं, तो 364 भागा 14, तो इसके में भाग दीजिएगा, तो 2 से पहले दीजिए, 2 से 7 बार में 2 से ये 1 हो गया, फिर 8 और फिर हो गया 2, यानी 182 हो गया। कितना गया, 182/7, फिर 7 दूना 14, 4 बच गया 7 6 42, यानी 26 आ गया। अनुपातिक 1 का मान कितना आ गया, 26। आप पूछ रहे हैं इसमें सबसे छोटी वजह, सबसे छोटी वजह कितना, अनुपातिक 2, तो अनुपातिक 2 का मान निकालता है, अनुपातिक 2 ना कितना आ जाएगा, एक अनुपातिक का यानी 26, यानी 26 दूना 52, यानी जो सबसे छोटी वजह है उसका 52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयत की चौड़ाई 125 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 325 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग का चौड़ाई दिया गया है और लंबाई हम लोग को तो निकालना है। तो पहले चलिए हम लोग आयत का फिगर बना के देखते हैं। तो आयत का एक फिगर देखिए ऐसा होता है, इसमें चौड़ाई इसका कितना दिया, 125 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण यानी ये विकर्ण दिया गया 325 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसकी मदद से हम लोग ये निकालेंगे इसका, यानी क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये लंब दिया गया, आधार निकाल लेंगे हम लोग। तो आधार को निकालना क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो आधार निकालना कर्ण कितना है, 325 हो जाएगा, ये 325 का स्क्वायर माइनस 125 का स्क्वायर का अंडर रूट। जब इसका आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300। आप लोग सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। तो हम लोग अब यहाँ से निकालते हैं इसका परिमाप, इसका निकल गया, यानी ये लंबाई निकल गया आयत का। तो चौड़ाई पहले से दिया गया, तो 2 गुना लंबाई कितना आ गया 300 और चौड़ाई 125। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 425, दोनों गुना कर दिया जाएगा 850, यानी जो आयत का परिमाप है 850 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 604 से बढ़कर 755 हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि में परिवर्तन ना हो। यानी राशि में परिवर्तन ना हो तो कितना खपत में कमी करी गई, यानी जो उसकी कीमत जो है 604 से बढ़कर 755 कर दी गई, तो खपत में कितना करेगा। अगर मान लीजिएगा 604 रुपये पहले मूल्य था तो खपत कितना कर रहा था 755, लेकिन अब जब 755 मूल्य है तो खपत कितना करेगा 604, यानी कितने प्रतिशत कितने की कमी की गई यहाँ से, इसमें इसको माइनस कर दीजिए। तो 5 में से गए 1, फिर 5 में से 0 गया 5 और 7 में से यानी 151 की कमी की गई, कितने के ऊपर 755 के ऊपर। प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में 100 से गुना। अब देखिए 5 बार में पूरा पूरी कट रहा है, यहाँ 5 से फिर 20 बार में, यानी उसमें जो खपत में जो कमी की गई 20% की कमी की गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्देश दिया गया क्या है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और वाई वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या हजारों में दी गई है। तो देखते हैं प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पाद का अंतर दिया गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम है। यानी कंपनी जो एक्स है और कंपनी जो वाई है, दोनों के बीच का अंतर जो सबसे कम है तो किस वर्ष में है, यानी किस वर्ष में सबसे अंतर कम है। तो हम ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देखिए 2001 पहले दिया 2001, तो 2001 और 2020 के अंतर कितना है 4% का अंतर है एक्स और वाई में। अब 2002 के बीच में 26 यानी 2% का अंतर है। 2005 के बीच में कितना का अंतर है, 2005 के बीच में है 15 का अंतर है, 15% का अंतर। 2004 के बीच में 10% का अंतर। पूछ रहा सबसे कम, तो सबसे कम कितना है 2%, यानी 2002 में सबसे कम अंतर है
एक्स और वाई कंपनियों के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 4069 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो 9 का जो विभाजिता का नियम होता है तो क्या होता है कि अंकों का योग, यानी किसी संख्या में अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। अगर वह 9 से विभाजित अंकों का योग नहीं होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग अंकों का योग देख लेते हैं। 9 × 15 4 19, यानी 19 ये जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 से अगर से विभाजित करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, इसलिए इसका शेषफल कितना जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिलिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 75 स्कोर चाहिए। उसके पहले की 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रमशः 93, 89 और 85 है। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना चाहिए। 4 परीक्षाओं का उसका औसत कितना चाहिए 75, कितना चाहिए 75, और 3 अंक मिला 93, 89 और 85 प्राप्त किए हैं। तो चौथे परीक्षा में उसको कितना अंक प्राप्त करना होगा। तो पहले हम लोग टोटल स्कोर निकालते हैं। टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, औसत गुना संख्या। तो 4 परीक्षा और औसत कितना 75 है। तो पहले निकाल लेते हैं, योग हम टोटल निकालते हैं। तो 4 गुना 75 कितना आ जाएगा ये 300, यानी इसको चाहिए टोटल 300 अंक का। उसने प्राप्त कितने किए 93, 89 और 85। तो तीनों को जोड़ लीजिए, 93, 89 और 85, इतना उसने प्राप्त किए। तीनों को जोड़ लीजिए, 9 × 5 = 14, 14 × 3 = 17 का 7, 1 रह गया, 8 × 8 = 16, 16 × 9 = 25 और 1 = 26, यानी 267 अंक उसने प्राप्त किए हैं। और उसे प्राप्त कितने करना चाहिए 300। तो कितना अंक उसे और चाहिए, तो 300 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी 300 में से इसको जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33 अंक उसे और प्राप्त करने होंगे, तब उसका जाके औसत स्कोर कितना होगा 75 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसको सरल करना है, यानी √183 माइनस फिर √210 माइनस फिर √212 फिर √256 है। तो हम लोग अंतिम से यहाँ से करेंगे, अंडर रूट में दिया गया। तो 256 किसका वर्गमूल, ये 16 का वर्गमूल है। किसका 16 का वर्गमूल। दोस्तों आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक का क्यूब याद रहना चाहिए, तब इस प्रकार के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 256 किसका है 16 का वर्गमूल है। तो इसमें से 16 को माइनस कर दीजिएगा, तो 16 को माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया कितना आपका 0, 10 में से 1 गया 8, 9 हो गया। अब फिर आ गया ये 1, यानी 196, फिर 196 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 196 किसका वर्गमूल है, ये 14 का वर्गमूल। कितना है 14 का वर्गमूल है। तो इसमें से 14 को माइनस कीजिएगा, 210 में से 14 को माइनस कीजिए, फिर आ जाएगा 196, अंडर रूट 196 जाएगा। तो ये भी कितना है 14 का वर्गमूल है। इसमें से फिर 14 को माइनस कीजिए, तो 13 में से 4 गया 9, फिर 7 में से 4 गया 1, यानी 169। कितना 169 किसका वर्गमूल है, ये 13 का वर्गमूल है। इसका आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और कंपनी वाई वर्ष 2001 और 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या हजारों में दी गई, यानी कुछ इसमें निर्देश दिया गया, उसका प्रश्न नीचे दिया गया, तो उसको प्रश्नों के आधार पर हम लोग को प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया। प्रश्न में कहा गया कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर कितना, यानी 2001 और 2002 में। तो 2001 देखिए यहाँ है, 2002 यहाँ है। कंपनी एक्स में यानी कंपनी एक्स 2001 22,000 और 2002 26,000। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर 4,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर क्या है, यानी दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों का उत्पादन। तो हम लोग को सबसे पहले सब वर्षों का योग निकालना होगा, 2001 से 2006 तक का एक्स कंपनी का और 2000 वाई कंपनी का भी टोटल योग निकालना, उसके बाद उसका अंतर निकालना। तो हम लोग योग देख लेते हैं, कंपनी एक्स का देख लेते हैं। 9, 2, 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18, 4, 22, 22, 6, 28, 28, 2, 30, 30 का यहाँ 0 हो गया, शेष रह गया 3, फिर 1, 1, 2, 2 गया, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 3 कितना आ गया 16, यानी 160 हज़ार आया कंपनी एक्स का। आप कंपनी वाई का देख लेते हैं।
9 9 7 16 16 8 24 24 8 32 32 32 8 40 40 का 0 रह गया शेष 4। उसके बाद 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 1 14 14 4 18 यानी 180,000। यानी कंपनी एक्स का 2001 से 2006 तक कितना है 160,000 कंपनी एक्स का, और कंपनी वाई का कितना है 180,000। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 20,000। कितना है 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 61 सेंटीमीटर और 62 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण 1 और विकर्ण 2 दोनों, यानी कि दोनों का गुणनफल, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों का गुणनफल जो होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। तो 1/2 पहला डायगोनल कितना दिया 61 सेंटीमीटर और दूसरा 62 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 से कट रहा है, 3 2 3 6 और फिर 2 कम 2, यानी 61 गुना कितना 61 गुना 31। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये गुना करने पड़ेगा 1891। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। यानी जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो आएगा 1891 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 156 में खरीदा और उसे 195 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 156 में खरीदा, ठीक है, और बेचा कितना 195 में, तो उसको बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर दीजिएगा 39 रुपये का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। कितने के ऊपर हुआ 156 के ऊपर हुआ, यानी 156 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना, तो इसको जब गुना कीजिएगा ये 4 बार में पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ 4 से ये 25 बार में कितना आ गया 25 बार, यानी 25% का उसको क्या हुआ जो है लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 330 रुपये में खरीदा और उसे 264 रुपये में बेचा, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 303 में खरीदा और 264 में बेचा, ये खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो उसको हानि हुआ। तो उसको कितना का हानि हुआ, यहाँ से रुपया में पहले निकाल लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब इसमें से मान लीजिएगा देखिए 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ गया 2 1 5 12 में से 6 गया 6, यानी 66 रुपये का उसको क्या हुआ हानि हुआ। कितने के ऊपर हुआ 330 के ऊपर। प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना। देखिए 5 बार में ये पूरी कट जा रहा है, 5 से कट जाएगा पूरी, यहाँ 5 से फिर 2 5 9 10, ये 2 और 0 20% का जो हो रहा है उसको हानि हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 15,400 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताइए। यानी 10% की दर से, नहीं रेट उसका कितना है 10%, समय कितना है उसका टाइम 2 वर्ष है, और उसका जो प्रिंसिपल यानी मूलधन है कितना है, ये प्रिंसिपल है 15,400। तो चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना, यानी इसका जो है मिश्रधन ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए इसको 2 तरीके से बता सकते हैं। पहले सक्सेसिव के मेथड से इसका पहले इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल के साथ जोड़ के इसका निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं सक्सेसिव के मेथड पर इसका सी यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसका पहले निकाल लेते हैं। 10% की दर से निकाला, यानी हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना 10/100, 0 से 0 खत्म, ये 20 हो गया, 20 + 1, यानी इसको जो 21% का जो है ब्याज लग रहा है, और इसका अमाउंट कितना 100%, प्रिंसिपल उसका कितना 100%, तो उसका अमाउंट कितना देगा 121%, कितना देगा 121%, और इतना कितना दिया 100% का ये मान दिया गया, हमको निकालना कितना 121% का मान निकालना है। तो यहाँ से निकालते हैं 15,400, ये दिया है 100% का मान, और निकालना कितना 121%, यानी 121 से गुना कर दीजिए, 0 से 0 आगे 154 गुना 121। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा 18,634, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसतन वजन 88 kg है। कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन ज्ञात कीजिए। यानी पहले 11 खिलाड़ी थे और उसका वजन कितना था 88 kg औसतन वजन, लेकिन जब कोच को शामिल किया तो औसतन वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का वजन कितना है,
तो पहले 11 खिलाड़ी थे, तो 11 खिलाड़ी का औसत जो उसका 11 खिलाड़ी का जो है वजनों का टोटल योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या था, संख्या गुना औसत। संख्या कितना 11 और औसत कितना 88, ये हो जाएगा 11 खिलाड़ियों का औसत वजनों का योग। और एक खिलाड़ी एक बढ़ गया व्यक्ति कितना हो गया 12 हो गया, और औसतन वजन उसका कितना हो गया 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी 89 हो गया। तो इसमें से इसको जो है करेंगे तो 12 खिलाड़ी के वजनों का योग निकल जाएगा। यहाँ 11 खिलाड़ी के वजनों का योग, इसके योग में से इसके योग को घटा देंगे तो हमारा जो है कोच का वजन निकल जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा देखिए 8 8 8 16 और 8 1 9 यानी 968 आ जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा 12 8 92 8 यानी 8 आ गया, 10 रह गया, फिर 12 8 96 और 10 कितना आ गया 6 9 10 यानी 1068 के जी आ गया ये 12 का, और 11 का कितना 668 के जी। इसमें से इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1068 में से 968 को माइनस कीजिएगा तो 0 से 0 0 से 0 फिर आ गया 10 में से 9 गया 1 यानी 100 के जी। कितना आ गया 100 के जी, यानी कोच का वजन कितना है 100 के जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करें, इसको क्या करना है सरल करना है। 72 दिया, बड़ी ब्रैकेट दिया, 53 दिया, फिर उसके बाद मझली ब्रैकेट दिया गया, उसके बाद भाग दिया गया, उसके 8 माइनस दिया, छोटी ब्रैकेट दिया। तो ब्रैकेट का जब बात आया तो हम लोग 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, छोटी ब्रैकेट हो गया, ये फिर मझली ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद ये क्या गया बड़ी ब्रैकेट हो गया। तो हम लोग जो ब्रैकेट का काम करते हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद इस ब्रैकेट का, उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ से इसमें से भाग दीजिएगा 3, और फिर 5 में से 3 चला गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया ये 2, इधर भागा गया, फिर 2 इधर है 8 भागा 64, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट बंद है। उसके बाद ये इधर है, यहाँ से ये बंद है, फिर 72 माइनस है। अब इसका काम करेंगे तो देखिए इसमें से भाग दीजिएगा तो ये 8, और इसमें से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1। तो 8 में से एक गया कितना आ गया 7, यानी इस ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। तो आ जाएगा बड़ी ब्रैकेट 53 माइनस 7, इधर से ये बंद, फिर इधर कितना है 72 माइनस। अब इसमें से कितना आ गया, इसमें से इसको जब माइनस कीजिएगा तो जाएगा 72, जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें से जब माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 46, कितना जाएगा 46। अब 72 में से जब 46 को हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से 2 यानी 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग 156 है तो कुल राशि क्या ज्ञात करें। यानी पहला भाग अनुपातिक के रूप में कितना 6 है, और यहाँ दिया कितना गया 156, अनुपातिक 6 का मान कितना दिया गया, अनुपातिक 6 का मान दिया गया 156, और हम लोग को पूछ रहा है कुल राशि 6 5 11, यानी अनुपातिक 11 का मान पूछ रहा है। तो हम लोग अनुपातिक 1 का मान पहले यहाँ से निकालते हैं, 1 का मान निकालेंगे तो 156 हो जाएगा, भागा 6, तो 6 दूना 12, 3 हो गया, फिर 7 के 36, यानी अनुपातिक 1 का मान कितना गया 26 है। हम निकालना कितना अनुपातिक 11 का मान, तो 11 को इसमें से गुना कर देंगे, यानी 11 गुना आ जाएगा 26। इसको जब गुना कीजिएगा तो 6 8 286 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य, यानी 15 से कौन सी संख्या इसमें विभाज्य, यानी 15 को जब हम लोग विखंडन करेंगे तो आ जाएगा 3 गुना 5, वह संख्या जो 3 से भी विभाज्य और 5 से भी विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 15 से भी विभाजित होगी। तो 5 से विभाजित का नियम क्या कि अंतिम में 0 या 5 रहे तो वह 5 से विभाजित होगा। देखिए अंतिम में इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5, यानी सारी संख्या जो 5 से विभाजित होगा। लेकिन 3 से विभाजित का नियम क्या, 3 से विभाजित का नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो हम लोग अंकों का योग प्लेस का देख लेते हैं। तो अंकों का योग देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी से देख लेते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 5 24, यानी ये अंकों का योग कितना रहा 24 रहा। तो ये 24 3 से विभाजित है क्या, हाँ 3 से विभाजित है, 24 जो है 3 से विभाजित, यानी अंकों का इसका 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। और अंतिम में 5 है तो 5 से भी विभाजित होगा, यानी यह संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। जो संख्या 3 से विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा वह संख्या 15 से भी विभाजित होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 131 है, यानी एक संख्या को हटा देने पर औसत अपरिवर्तित रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें।
यानी 7 संख्या का औसत 131 दिया गया, लेकिन एक संख्या को अगर हटाते हैं तो औसत समान ही रहता है। तो हटाई गई संख्या क्या है? हम लोग पहले इसका देखिए, औसत दिया गया तो योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो संख्या योग बराबर क्या होता है? संख्या गुना औसत। संख्या कितना दिया गया? 7 और औसत कितना दिया? 131। यहाँ से योग निकल जाएगा, लेकिन एक संख्या को हटा दिया, हटाने के बाद कितना संख्या गया? 6। औसत समान, तो यहाँ से भी इसका योग निकालते हैं तो औसत 131 है, यहाँ से इसका योग आ जाएगा। इस संख्या के योग में से इस संख्या के योग को अगर घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकल जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर दिए। अब देखिए 131 इसमें भी, 131 इसमें भी, तो 131 जो है कॉमन निकाले यानी बाहर निकालिए, तो 7 - 6 हो जाएगा। 7 - 6 यानी 1 हो गया। 131 गुना 1 यानी 131 ही आ जाएगा। यानी हटाई गई जो संख्या है वह 131 ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 300 से बढ़कर 360 हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 300 से बढ़कर कितना है? 360। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 60 रुपए की वृद्धि हुई। कितने के ऊपर? 300 के ऊपर। 300 के ऊपर प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। तो ये देखिए 5 से ये पूरी में कट गया, अब 5 यहाँ ये 20 बार में, यानी जो है 20% की जो है वृद्धि की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक डिब्बे में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और डिब्बे पर खर्च की राशि कुल राशि इतना है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करनी है। यानी संख्या में इतना है और उसका मूल्य दिया गया है, अनुपातिक रूप में संख्या इतना है और उसका मूल्य दिया गया, पेन का मूल्य दिया गया, पेंसिल का और रबड़ का, और टोटल खर्च जो किया गया राशि 360 रुपये किया गया। तो हम लोग अनुपातिक के रूप में उसका पहले खर्च निकाल लेते हैं। तो अनुपातिक रूप में देखेंगे 3 पेन है और उसका मूल्य कितना है? एक पेन का मूल्य 3 है, यानी 3 या 9 रुपये, यानी कितना आ गया? 9 रुपये आ गया टोटल। और यहाँ 2 रुपये है पेंसिल का और मूल्य कितना है? 2 रुपये, यानी 2 संख्या में और 2 रुपये मूल्य, यानी 2 ना 4 हो गया यहाँ इसका। और फिर यहाँ से 1 है या 2, यानी 2 हो गया। अनुपातिक के रूप में उसका जो टोटल खर्चा है कितना है? 9 4 13 2 15, यानी अनुपातिक के रूप में उसका टोटल खर्च हो रहा है 15, लेकिन टोटल खर्च उसका कितना दिया गया? कुल राशि 360, यानी अनुपातिक 15 का मान ही दिया गया है 360। और अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो देखिए इसमें से भाग दीजिएगा 360 भागा 15, अनुपातिक 1 का मान निकाल दीजिए तो 15 ना 30, 6 हो गया, 15 6 60, यानी अनुपातिक 1 का मान आ रहा है 24। लेकिन पूछ रहा है इसमें क्या? बॉक्स में पेन की संख्या। बॉक्स में पेन की संख्या अनुपातिक के रूप में कितना? 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 24 गुना 3, 24 दिया 72 जाएगा। यानी पेन की संख्या कितनी होगी? 72 की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4050 की राशि साधारण ब्याज पर 13% के वार्षिक दर पर निवेश की गई है। 4 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी? यानी इसका प्रिंसिपल जो मूलधन इतना दिया गया और ब्याज दर कितना दिया 13% और समय कितना दिया 4 वर्ष, तो उसको राशि कितना प्राप्त होगी? यानी मिश्रधन इसको पूछ रहा है, इसमें कितना उसको आएगा। तो इसमें से पहले हम लोग मिश्रधन अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ऐसा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे बराबर होता है P गुना R गुना T बटे 100। ऐसा बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना दिए 4050 गुना रेट 13% समय 4 वर्ष बटे 100। देखिए 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, फिर ये 5 से 8 बार में, फिर 1 बार में। आगे 81 गुना 13 गुना 2, आगे 81 गुना 13 गुना 26, कितना आ गया? 13 गुना 26 आ गया। तो इसको जब गुना कीजिएगा आ जाएगा ये 2106 रुपये, यानी इसका इंटरेस्ट कितना आ गया? 2106 रुपये। और प्रिंसिपल इसका दिया गया तो अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा 2106 रुपये प्लस 4050 रुपये। जब दोनों को जोड़िएगा 6 5 1 4 2 6, 6156 रुपये उसका जो है आ जाएगा कुल राशि। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न में क्या करा है कि सरल करना है, इसको क्या करना है? सरल। 52 गुना 24 गुना 52 गुना 24 भागा 2 576 का अंडर रूट भागा 2 ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर दिया गया। देखिए 576 का पहले वर्गमूल हम निकालते हैं, तो ये किसका वर्गमूल है? ये 24 का वर्गमूल है। हमने आपको कहा दोस्तों 1 से 30 तक आपको स्क्वायर याद रखने होंगे, तभी आप लोग का जो है ये इसका तुरंत याद रहेगा, तो आप लोग इसको तुरंत बना सकते हैं। ये 24 आ गया, आज 24 भागा 2 है, तो 24 भागा 2 है, ये फिर ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ ये 2 है,
फिर यहाँ से ये ब्रैकेट बंद का स्क्वायर है। अब देखिए 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2 ये गुना 12 हो जाएगा, इस पर ये ब्रैकेट जो है इस पर ये स्क्वायर है, तो 12 24, 24 का क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ से इसमें भाग देना है, यानी इसमें से यानी 24 स्क्वायर से भाग देना, यानी 24 गुना 24 से इसमें से टोटल में से भाग देना, 24 गुना 24, यानी ये 24 से ये 24 खत्म हो जाएगा, ये 24 से ये 24 खत्म हो जाएगा, यानी 52 गुना 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 गुना 52 हो जाएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने पर आ जाएगा आपका 2704 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2704, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 66 सेंटीमीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ये भी भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा आपस में बराबर, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसकी भुजा कितनी दी है 66 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुना भुजा है इसका, भुजा इसका नहीं 66 गुना 66। चलिए देखिए 2 से 2 बार में, 2 से ये 33 बार में, फिर 2 से यहाँ ये 33 बार में, यह आ जाएगा 33 गुना 33 और गुना √3। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 9 एक हो गया, फिर 9 यानी 1089√3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 4800 है, तो निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम लोग 12% की दर से 5 वर्ष के लिए अगर निवेश करते हैं कोई राशि, तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 4800। जो हम पूछ रहा है कि निवेशित की राशि, जो राशि हमने निवेश की है वो राशि कितनी है। तो साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर करें तो ऐसे बराबर फॉर्मूला क्या था RT प्रतिशत, आर हो गया रेट और टी हो गया क्या टाइम हो गया, तो 12 गुना 5 यानी 60% जो है उसका ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितना 60%। और उसका निकालना है मूलधन, मूलधन कितना आता है 100%, यानी कितना आता है 100%। 60% का मान दिया गया, हम लोग को निकालना कितना 100% का मान निकालना है। तो ये दिया गया कितना 48,800 दिया, ये 60% का मान दिया, निकालना कितना 100%, यानी 100 से गुना, 0 से 0 एक खत्म, फिर 6 से ये 8 बार में, ये कितना है 80, 80 गुना 100, तो 80 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000, यानी जो निवेशित की गई जो राशि है वो 8000 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0.2828, यानी ऐसे चलते जा रहा है तो x में भिन्न मान ज्ञात करें, यानी ये चलते जा रहा है, यानी 2.8 चले 2.8 पर क्या देगा रेकरिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हर एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इसका सॉल्यूशन जो बहुत ही ईजी है। तो देखिए 0.4222 आ रहा, 2828 आ रहा, तो 28 आ रहा है इस पर रेकरिंग हो जाएगा, क्या जाएगा रेकरिंग। तो इसमें सॉल्व करना क्या है कि जिस पे रेकरिंग है उसको उसके लिए बट्टे में 9 आता है, यानी दोनों पर रेकरिंग आ गया, दोनों बट 9 आ जाएगा, जिस पे नहीं उसके लिए 0, और जिस पे नहीं आता उसको माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए उसको माइनस कर दीजिए, यानी 428 - 4/990 आ जाएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो जाएगा 424/990, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किताब का अंकित मूल्य, किताब का अंकित मूल्य 2500 है, एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इतना इसका अंकित मूल्य है, 10% की छूट दे रहा है, यानी कोई सामान अगर 100 में खरीदा गया उसे 90 में 10% छूट देगी, यानी 90% में बेचा जा रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ है। यानी इसमें कह रहा है कि अगर कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदे उससे 20% अधिक, यानी 100 का सामान कितना में 120 में बेच रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लीजिए 2500 है, यानी 100 का सामान कितना में बेच रहा है 90 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 90 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है 90 में, यानी 90/100, फिर भी उसको 120% का लाभ है, यानी 100 सामान 120 में बेच रहा है, लेकिन हमको क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य कितना आता है 100% होता है, तो 100% का मान निकालना, तो 100% क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे और बटे जाएगा 120%, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से ये 4 में जाएगा, तो कितना आ गया 2500 गुना 3/4। अब देखिए 4 से भी कट जाएगा, ये 4 6 24, फिर बच गया 1 4 2 8 और 4 5 20, यानी 625
गुना 3, तो इसको गुना कीजिएगा, 5 तिया 15, 3 9 1 6, 6 तिया 18, यानी 1875 रुपये जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी संख्या के 80% का 75% का 66.267% का 25% का मान 6009 है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानते कोई संख्या कितनी है, कोई संख्या मानते एक्स है, क्या एक्स है, इसका 80% को फ्रैक्शन में कर दीजिए तो देगा 4/5, इसका 75%, इसको भी फ्रैक्शन में कर दीजिए तो 3/4, 66.67%, इसको फ्रैक्शन करिए 2/3 और 25% यानी 1/4, कितना दिया गया 6309 रुपये दिया गया। तो उस संख्या का 40% निकालो। पहले हम लोग संख्या निकालते हैं, एक्स को इस पार रख लेंगे, उस बाकी सबको उस पार कर देंगे, तो एक्स बराबर कितना देगा 6309 रुपये। तो जब इसको इस पार करिएगा तो ये पलट जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। इसका बोल रहा है 40%, क्या बोल रहा है इस संख्या का 40%। इसको फ्रैक्शन में जब कीजिएगा तो हो जाएगा 2/5। अब देखिए 5 से 5 ये खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कितना 6309 और गुना 4, 6309 गुना 4, इसको गुना कर दीजिए, 9 से 36 हो गया ये, 4 तिया 12 का 2 1 रह गया, 6 से 24 1 25, यानी इसका जो आंसर देगा 25,236 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा यहाँ जो है सेट नंबर 11 का मैथ का जो सोल्यूशन समाप्त हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।